आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। शाम के 5 बज चुके हैं। 5 का पंच प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खदमत में हाजिर। और 5 के पंच प्रोग्राम में सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर वज़ीर आज़म मोदी ने दौरा रूस मनसूख कर दिया है। जहां उन्हें रूस के दौरे पर जाना था, लेकिन अब वो दौरा मनसूख कर दिया गया है। जो मौजूदा हालात मुल्क के अंदर बने हुए हैं पहलगाम हमले के बाद, उस हमले के पेश नज़र लगातार जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात इस वक्त तनाव सरहदों पर भी नजर आ रहा है, उस के पेश नजर रूस का दौरा मनसूख कर दिया गया है। वजीर आजम रूस के शहर मॉस्को में होने वाली विक्ट्री डे परेड में शिरकत अब नहीं करेंगे, और इससे पहले उनके दौरा रूस की बात की गई थी, लेकिन अब यह दौरा मनसूख कर दिया गया है। इस दौरे को मनसूख करने की वजूहात के हवाले से अभी तक सरकारी तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। ताहम ये माना जाता है कि जो मौजूदा हालात पाकिस्तान और भारत के दरमियान बने हुए हैं पहलगाम हमले के बाद, उस के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है, और इस फैसले को सफारती सतह पर अहम करार दिया जाता है। आपको बताते चले कि रूस हर साल 9 मई को यौम फतह मनाता, और जिसका एहतमाम दूसरी जंग अजीम में फतह की याद में किया जाता है। और इस मौके पर एक बड़ी फौजी परेड और बहुत से बैनुल-अक़वामी मेहमानों की मौजूदगी का मुशाहिदा किया जाता है। लेकिन इस बार अब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म का रूस दौरा अब मनसूख हो चुका है। चलिए, एक और बड़ी खबर आ रही है सरहद के उस पार से, पाकिस्तान से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में भी मीटिंगों का सिलसिला लगातार जारी है। और इस बार तुर्की फौजी वफद की पाक फिजाइया के सरबराह से मुलाकात है, और पाक फिजाइया के हेडक्वार्टर्स का उन्होंने दौरा किया है, जिसके बाद ही मुलाकात के दौरान कई अहम मामलों पर बातचीत हुई है। आपको बताते चले कि तुर्क फौजी वफद की पाक फिजाइया के सरबराह से मुलाकात है। आपको बताते चले कि चीफ ऑफ इंटेलिजेंस तुर्क जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल यासिर कादी ओगलू की क़यादत में एक आला सतही वफद ने पाक फिजाइया के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है, और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से मुलाकात की है। इस मुलाकात में जोग्राफियाई हिकमत अमली की सूरत हाल, मौजूदा मुश्तरका मंसूबों की पेशरफ्त और जदीद जंगी टेक्नोलॉजीज और तरबियत के शोबे में पेशावराना ताउन को मुस्तहकम करने के लिए फौजी ताउन पर तफसील से बातचीत की गई है। और मुलाकात के दौरान पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे ताल्लुकात की बुनियाद बनने वाले मुश्तरका इक़दार और उमंगों पर भी जोर दिया है। और उसके साथ साथ ही यह दौरा उस वक्त हुआ जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त हालात जो है वो पुरतनाव, सरहद पर भी कशीदगी और दोनों तरफ से मीटिंगों का सिलसिला भी लगातार जारी हो। और ऐसे में तुर्किया के जो इंटेलिजेंस जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल की सदारत में एक वफद ने पाकिस्तानी फिजाया हेडक्वार्टर का दौरा किया और एयर चीफ मार्शल से मुलाकात की है। चलिए, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालात बने हुए, उन हालात को लेकर हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं जिन पर बात करने की कोशिश करेंगे। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो साबिक कर्नल सतीश मंगोत्रा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। उसके साथ साथ ही जो फॉरेन एक्सपर्ट है डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कर्नल सतीश मंगोत्रा जी आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त जो मुल्क के हालात बने हुए हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान, पाक भारत के दरमियान जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में
जो जंग की सूरत हाल बनी हुई है, दोनों तरफ से तैयारियों में लगे हैं लोग, मीटिंगों का सिलसिला जारी है, कितना इम्कान है जंग का दोनों मुल्कों के दरमियान? देखिए, इसमें कोई दोरा नहीं है। ये बहुत क्लियर है कि हमारे एक गाल पे चांटा मारा है, हम अब ये नहीं कर सकते कि हम दूसरा गाल आगे कर दें कि आप एक और चांटा मार दीजिए। ये बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमारे मुल्क ने। हम इसको बहुत संजीदगी से लेते रहे हैं। पहले बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने इनसे बातचीत करने की कोशिश भी की है, पर हर बार यही देखा गया है कि इन लोगों ने हमारे पीठ पे छुरा जो है वो घोंपा है। तो इस बार जो है आर पार की लड़ाई है, ये इस पे कोई दो राह की बात नहीं, सोचने की बात ही नहीं है। हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली वो भी हमारा हमसाया मुल्क है, वो भी तैयारी करेगा, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है कि वो नहीं तैयारी करेगा, वो भी करेगा। पर इसका नतीजा क्या होगा वो आप अगले कुछ चंद एक दिनों में या महीनों में देखेंगे, हमें पता लगेगा। और तैयारी जो है वो पूरी अपनी दोनों छोरों पर है, हमारी तरफ से भी और उनकी तरफ से। पर उनके हालात को देखते हुए, जैसा आप जानते हैं कि उनके हालात क्या हैं इस वक्त, कि वो एक गीदड़ भभकियों वाली जो है बातचीत, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि उनके अपने जो लोग हैं इस वक्त, ना तो उनके साथ ग्लोबल जो लोग हैं वो उनके साथ नहीं हैं, उनकी अपनी जो अवाम है उनका पाकिस्तान का अपना अवाम जो है, आप अगर वीडियो आपने देखे हैं जो वायरल हो रहे हैं, उसमें वो दुआ कर रहे हैं, हाथ जोड़ के दुआ कर रहे हैं मोदी जी से कि हमको निजात दिलाइए इन पाकिस्तानी हुक्मरानों से, जो खासकर जो फौज है। तो वहां पर भी जो अमन अमान जो पब्लिक का है वो भी नहीं है। तो एक तो वर्ल्ड ओपिनियन हमारे साथ इस वक्त पूरा है, हमारे अपना पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ जो अपने लोग हैं इस वक्त वो भी चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ हो गया। कश्मीरी अवाम जो कि देखने वाली बात है कि पहले कई बार ऐसा हुआ है, ऐसा उन्होंने भी सोचा है कि नहीं क्यों होना चाहिए ऐसा, पर इस बार जो कश्मीरी अवाम भी है, हमारा अपना अवाम जो है वो बिल्कुल हमारे साथ है। तो इसका जवाब तो हमको देना ही पड़ेगा और हम बफिटिंग जवाब इसका देंगे। कब देंगे, कहाँ देंगे, किस वक्त देंगे, ये हम लोग तय करेंगे, ये हमारी फौज तय करेगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। ये वही एक फिल्मी डायलॉग है, आपको अगर याद है राजकुमार स्पीकर, कि जगह भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा और हथियार भी हमारे होंगे, हम चुनेंगे कि हम कहाँ पर क्या कर, किस वक्त क्या करना है। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। राम श्रीवास्तव जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो दिल्ली के अंदर लगातार हम पिछले एक हफ्ते से लगातार देख रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा भी मीटिंगों का सिलसिला लगातार जारी है, ये मीटिंगें क्या कुछ दर्शाती हैं और क्या कुछ मकसद इन मीटिंगों का? हाँ गौहर जी, देखिए मीटिंग तो बहुत आवश्यक है और बहुत जरूरी है। डे टू डे सिचुएशन का, हालात का वाकया वहाँ पर पेश किया जाता है, उस पर एनालिसिस होता है और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनता है, किस तरह से हम अपना कौन सा कदम उठाएं, कैसे बताएं, हवाई सेना क्या रोल अदा करेगी, उसके टारगेट कौन कौन से होंगे और परमाणु हथियार कहाँ छुपे हुए हैं, उनका लोकेशन हमको मालूम है, कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या उनको उड़ा दिया जाए या उनको घेर लिया जाए। इधर नौसेना जो है हमारी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है, जंगी बेड़े के साथ लगी हुई है, उसके निशाने पर सभी जगह मौजूद हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भी अपना निशाना तक रही है। इसके अलावा आज का जो जमाना है वो पुराने जमाने जैसी लड़ाई वाला नहीं है। आज की लड़ाई जो है डिजिटल लड़ाई होती है और निश्चित रूप से डिजिटल लड़ाई में हमारे देश बहुत आगे है। और जहाँ तक वायुसेना की शक्ति का सवाल है, नौसेना की शक्ति का सवाल है, हमारे तोपखाना की शक्ति का सवाल है, टैंक की शक्ति का सवाल है, वो सभी आधुनिकतम लेजर गाइड मिसाइलों से सुसज्जित हैं। न केवल इतना, आज हमारे में इतनी क्षमता है कि पाकिस्तान का जो नेविगेशन सैटेलाइट है उसको हम भ्रमित कर सकते हैं, करप्ट कर सकते हैं। हम जो है अगर उधर कहीं से भी कोई मिसाइल आएगी तो उसको पाकिस्तान के आसमान में ही टपकाने लायक पोजीशन में है। तो जहाँ तक युद्ध का सवाल है, निश्चित रूप से हम उनसे बहुत बहुत आगे हैं और यही एक कारण है कि पाकिस्तान के सब लोग जो है इस समय थरथरा रहे हैं। उन्होंने अपने बीवी बच्चों को, नेताओं ने और फौजी अफसरानों ने देश के बाहर भेज दिया है। पर यहाँ मैं आपको दो जानकारी दे दूं जो कि बहुत जरूरी है। पहली जानकारी तो ये है
कि दुनिया की एक इकोनॉमिक्स एंड पीस नाम की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अभी अभी 2025 में दुनिया में टेरर एक्टिविटीज कहाँ कहाँ हो रही है, कैसी हो रही है, उसका वाकया उसकी पीडीएफ फाइल जारी की है। उसमें यह पता लगा है कि पूरी दुनिया में जो आतंकवाद है, टेररिज्म है, वो सबसे ज्यादा अफ्रीका के एक छोटे से देश में है और नंबर 2 पर पाकिस्तान का नंबर आता है जी। और यहाँ भी दूसरा जो ह्यूमन राइट कमीशन ने अभी आज ही एक रिपोर्ट पब्लिश की है, उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना लूट खसोट कर रही है, लोगों को मार पीट रही है। बलूच के साथ तो इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है जितना अंग्रेजों ने और डायर ने भी नहीं किया था जालियांवाला बाग में। हाँ, नरसंहार, हजारों लोग गायब हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। इस समय आज की तारीख में आर्मी ने एक हुक्म दिया है वहां पर, जिसकी की पुख्ता जानकारी है। राम श्रीवास्तव जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, ऐसे में जो हालात इस वक्त भारत और पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं, अमेरिका, रूस और चीन का क्या कुछ रोल होगा आने वाले वक्त के दौरान अगर दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी और तनाव और ज्यादा गहरा हो गया? देखिए, एक चीज समझने की है, दुनिया में कोई भी देश किसी को जो है ना बेमतलब मदद नहीं करता, उसका अपना स्वार्थ रहता है। जैसे चीन का अपना स्वार्थ है पाकिस्तान में, क्या है, चीन जो है शोषण कर रहा है, कोयला ले रहा है, वहां बिजली पैदा कर रहा है, बिजली से तांबे की खदान है, सोने की खदान है, सोने का भंडार 3 लाख लाख कर ले जा रहा है, यूरेनियम का भंडार ले जा रहा है। तो देखिएगा, चीन का अपना स्वार्थ है, अमेरिका का अपना स्वार्थ है और दूसरे मुल्कों का भी अपना स्वार्थ है। हर मुल्क ये चाहेगा कि आपस में खूब लड़े, जम के लड़े, अच्छे लड़े और उनके हथियार बिके। लेकिन भारत की स्थिति अलग है। भारत की स्थिति ये है कि अब हम जो है आत्मनिर्भरता के कदम पर बढ़ चुके हैं। आज की स्थिति में हम एक साथ जो है 3 फ्रंट पर लड़ सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो फ्रंट है वो हमारे अपने देश का फ्रंट है। हमारे यहाँ जो काली भेड़ें छुपी हुई हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। अभी अभी जो ताजा इनपुट मिल रहे हैं उनके हिसाब से कश्मीर में खास करके वो समुदाय, वो लोग जिन्होंने पंडितों को भगाकर उनकी संपत्ति पर गैर जिम्मेदाराना हक जमा रखा है, उनकी बड़ी भूमिका। अब वो सब पकड़ में आ रहे हैं, वो सब पकड़े जा रहे हैं, उनकी एक एक की नस बीवी की जा रही है। ना केवल इतना, अभी जो है हिंदुस्तान के कोने कोने में जो लोग छुपे हुए हैं आतंकवादी के देश में ही मानकर चलिए, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या वाले हैं, अब उनका हर पुलिस थाने में जब उनका आधार कार्ड चेक होगा और ये पता लगाया जाएगा ये आधार कार्ड असली है या नकली है, उनको राउंड अप किया जा रहा है। राउंड अप के अलावा जिन्होंने वो आधार कार्ड बनवाया है उनको ट्रेस किया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दोनों मेहमानों के पास में दोबारा आऊंगा, लेकिन यहाँ पे रुकना होगा छोटे ब्रेक के बाद। आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम 5 के पंच में। अब जरा मंगोत्रा जी, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग होती है तो किस तरह की जंग होती है? क्या सर्जिकल स्ट्राइक होगी या कोई और दीगर कोई तरीका है या कोई और स्टेप है जो जंग होने हो सकती है दोनों मुल्कों के दरमियान? देखो गौहर जी, ऐसा है कि बहुत हो गया, अब हमने इतना बर्दाश्त कर लिया है कि अभी ये बर्दाश्त के जो था, क्यों ये स्टेप लिया गया, जब बर्दाश्त के, जब पानी कहते हैं ना, जब पानी सिर से ऊपर से गुजर जाता है तो तब ऐसे हालात बनते हैं। और अभी जो हालात बने हैं वो इसी वजह से बने हैं, पाकिस्तान से हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली एज ए हमसाए होने के नाते कि हम उसके साथ अच्छे ताल्लुक बनाएं, अच्छी उनसे बातचीत करें। आज अगर पाकिस्तान हमारे मुल्क के साथ जुड़ के चल रहा होता तो आज कहीं के कहीं होते वो। पर क्या है कि हमें समझ नहीं आती कि उन लोगों की फितरत क्या है कि और पहली बात हमारे यहाँ होता, करिए पाकिस्तान से बात करिए, बात किससे करिए? वहाँ ना तो कोई निज़ाम है और ना ही आर्मी से बात करें। भाई आर्मी का आप देखिए कि आजकल अफवाह उड़ रही है कि आर्मी की चीफ ही नहीं है वहाँ पर। तो जो आप कह रहे हैं कि हालात के कैसे बनेंगे, यस, टारगेट चुने जाएंगे, कैसे चुने जाएंगे ये हम नहीं डिसाइड करेंगे। ये जो आज की हमारी आर्मी है वो इतनी सक्षम है, वो चुनेंगे टारगेट्स, क्या कैसा करना है, किस तरीके से करना है, क्या हमको आउटराइट जाना है, क्या हमको तीनों तरफ से हमला करना है, या हमको
सिलेक्टिव टारगेट्स को उड़ाना है, ये तमाम चीजें जो हैं हम इसको बयान नहीं कर सकते। ये हमारी एक स्ट्रेटजी होगी, जी हमारी आर्मी की स्ट्रेटजी होगी, मंगोत्रा जी, ये स्ट्रेटजी एक होगी और और एक और एक नेवी और की। चीज़, दोनों मुल्क जो है वो जौहरी हथियार रखते हैं, न्यूक्लियर पावर दोनों के पास है, और अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो क्या होगा? क्योंकि आप एक रहे हैं, फौज में रहे हैं, एक्सपर्ट भी हैं, और साथ ही साथ वो जो रिटेलिएशन अगर होगा, एक्शन का रिएक्शन क्या उससे उसके लिए किस तरह की तैयारी है? गौहर जी देखिए, रिटेलिएशन तो दोनों तरफ से होगा। बिल्कुल। अगर उस मतलब उस पे आएंगे हम कि अगर वो कह रहे हैं कि हम तो जी न्यूक्लियर पावर यूज करेंगे, न्यूक्लियर हथियार यूज करेंगे, तो न्यूक्लियर हथियार यूज करें भाई। आप ये थोड़ा है कि हम लोग दुनिया पहन के बैठे हैं जैसे वो कहते हैं। हम लोग तो वी आर ऑल्सो न्यूक्लियर पावर एंड बिल्कुल। वी आर नॉट ए न्यूक्लियर पावर ऑफ के। अब वो 1962 वाला जो था ना वो चला गया बिल्कुल। कि एक गोली डालेंगे और फायर करेंगे। इट इज आर्मी, इंडियन आर्मी इज नॉट ऑफ 1962 आर्मी। Let's not forget, we are the third largest power at the moment and the fourth largest and powerful army in the world. बिल्कुल। और पाकिस्तान किसी गलत ख्याल में मत रहे कि हम, मुझे तो ये भी लगता है, हमारा अपना ओपिनियन तो मुझे ये भी लगता है कि ये जो न्यूक्लियर पावर की देते हैं ये भी भपकियां, किधर भपकियां देते हैं। इनकी आर्मी ने कहीं वो भी बेच ना दिया हो, ये भी कोई पॉसिबल है कि इन्होंने वो भी फायदे के लिए अपने आज ये भूखमरीों की तरह घूम रहे हैं। आप इनके लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि इनके पास टैंकों में डालने के लिए पेट्रोल तो नहीं है, लड़ेंगे क्या हमारे साथ? व्हाट फाइट अल्टीमेट? यस, अगर वो होगा तो नुकसान गौहर जी हमारा भी होगा। और वो ये है कि जैसा आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन वाजपेयी जी को बोला गया था, तो उन्होंने कहा था कि जी मैं 25% हिंदुस्तान दे दूंगा, पर कल आपको पाकिस्तान का नक्शा जो है वो आपको मौजूद नहीं मिलेगा। ये जवाब दिया था, आपको याद होगा, बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो चीज ये है कि नुकसान अगर उस पावर पे आते हैं, क्योंकि अब हमको जवाब तो इनको देना ही देना है, इसमें कोई दो राह नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि एनफ इज एनफ। देखिए कब तक हम मुंह पे चाटे खाते रहे? अब ये थोड़ा कि एक गाल पे मारा दूसरा गाल आगे कर दें कि लो भाई अच्छा ठीक है, ये नहीं चलेगा। अब इसका जवाब हमको देना है और बखूबी देना और पूरे फुल पावर से देना है, ताकि ये एक बार इंडिया की पावर को आप समझ जाएं कि वी आर नॉट दैट 1947 और 48 और 65 और 71 वाली आर्मी। अब आर्मी जो है बहुत आगे निकल चुकी है, फायर पावर से, मैन पावर से, टेक्निक से, टेक्नोलॉजी से, डिजिटल टेक्नोलॉजी से, किसी में भी हम पाकिस्तान से पीछे नहीं है। और पाकिस्तान, ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आती कि ये क्यों ये इस लोग पर ये लोग जो हैं अरे वो, और ये क्यों दहशत गर्दी जो है फैला। उन्होंने देखा बांग्लादेश तोड़वा दिया थोड़ा, हम कोई ऑपरेशन टॉर्चलाइट को भूले थोड़ा है, किस तरह से जेनोसाइड हुआ बांग्लादेश के अंदर, क्यों टूटा बांग्लादेश, इनका अपना मुल्क क्यों टूट गया जी, इसी वजह से टूटा। और अब इसके भी मेरे को लगता है कि पाकिस्तान के भी टुकड़े हो जाएंगे। उधर बलूची वेट कर रहे हैं, तालिबान वेट कर रहे हैं, सिंध अलग होना चाहता है, इनके अपने इनसाइड जो है वहां पर पीस नहीं है, तो बाकी ये लोग क्या करें? ठीक है। और अगर सूरत हालात जैसा कि आप कह रहे हैं होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत जबरदस्त होगा और कुछ हमारा नुकसान होगा, पर पाकिस्तान का वजूद जो है वो खत्म हो जाएगा अगर इस हालात पर वो लोग आए। ठीक है, राम श्रीवास्तव जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, डिजिटल स्ट्राइक भी हुआ है, 160 के करीब तकरीबन जो यूट्यूब चैनल्स है बंद हुए हैं, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी हुआ है, सफारती सतह पर जो ताल्लुकात हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं। क्या पॉसिबिलिटी है सर्जिकल स्ट्राइक की कि या कि फिर न्यूक्लियर वार की? और जी मैं आपको 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है बताना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पहला तो ये आपको मालूम होगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कई बार जाकर रोकर गिड़गिड़ा चुका है। अभी भी इनकी जो मीटिंग हुई थी तो उनमें इनको $6 बिलियन का ये बताना था कि हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो मालूम है पाकिस्तान ने क्या किया था? पाकिस्तान ने जो हज के यात्रा में जाने वाले थे पाकिस्तानी हाजी, उनके जो रजिस्ट्रेशन का पैसा उनको जमा करना था सऊदी अरब के अकाउंट में, उन्होंने वो कहीं और जमा कर लिया और IMF को बताया कि देखिए हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज है।
वो इनकी गलती पकड़ में आ गई तो इन्होंने सॉरी बोला, और IMF में जहां तक अभी जानकारी मिली है, इनको एक तरह से लात मार के वापस कर रहे हैं और जल्दी वो कई स्टेज में आएंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि आज इस समय जब हम चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान में पूरे के पूरे जितने भी डॉक्टर हैं सरकारी अस्पतालों के और मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले सब स्ट्राइक पर हैं। क्यों? इसलिए कि फौज ने उनको हुक्म दिया है कि आप फौजी कैंपों में रिपोर्ट करें। इससे पता लगता है वहाँ कितनी बुरी हालत है। ना केवल इतना, अभी जो है सिंध और पंजाब के लोग जबरदस्त आंदोलन कर रहे हैं। वो ह्यूमन राइट कमीशन ने तो उनको लताड़ा ही है, लेकिन वहां जो आंदोलन चल रहा है किस बात पे चल रहा है? पानी के लिए चल रहा है। अभी ये रिपोर्ट उनकी खुद की जो पाकिस्तान की स्टैटिस्टिकल ब्यूरो है, उनकी रिपोर्ट बताती है कि इस साल पानी कम बरसेगा और 30% जो है प्रोडक्शन कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने पानी रोक लिया तो इसके बाद तो वहाँ हाहाकार मच रहा है, क्योंकि अभी जितना भी पानी नेचुरल वे में फ्लो होकर जाता है उसका अधिकांश हिस्सा वो जो चाइनीज खदानें हैं उनको बिजली पैदा करने के लिए दे रहे हैं, और जबकि जनता प्यासी मर रही है, खेत सूखे होने जा रहे हैं। तो जिस देश की इतनी बुरी दुर्दशा हो और जहाँ नेता लोग छोड़ कर भाग रहे हैं देश, वहां के फौजी अफसरान अपनी फैमिली को बाहर भेज रहे, वो किस नाते लड़ेगा? रहा सवाल एटॉमिक जो खिलौना उनके पास है उसको मैं आपको बता दूं, उनके जो मुखिया थे, जिसके जनक थे एटम बम के, उनको जो है CIA ने पकड़ के अच्छी तरह हजामत बनाकर एक चीज निकलवा ली है। उनके पास जितने भी न्यूक्लियर आर्म थे वो सब आज से 50-60 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित थे। उसमें है क्या? जो तकनीकी जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से शीशे के खोल में उन्होंने कोबाल्ट की छड़ों के भीतर यूरेनियम भर रखा है। अब आज की तारीख में जो डिटोनेटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आगे निकल चुकी है और उस यूरेनियम को भी रिफिल करना पड़ता है हर 10 साल के अंदर, और एक बार रिफिल करने के लिए कम से कम नहीं तो $18 मिलियन का खर्चा आता है। इनके पास वो रोबोट्स नहीं है, इनके पास वो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। ये जितनी भी धौंस दे रहे हैं ना एटॉमिक की, एक तो दुनिया में आज की तारीख में कोई नहीं चाहता, चाहे वो अमेरिका हो चाहे रूस हो, कोई भी नहीं चाहता, इवन चीन नहीं चाहता कि एटम बम का विस्फोट कहीं भी किया जा सके। जमीन के अंदर भी नहीं कर सकते, हवा की तो बात छोड़िएगा। तो ये इनकी गीदड़ भक्ति है, क्योंकि जिस घड़ी इन्होंने ट्राई किया उस दिन आप मानकर चलिए दुनिया के नाटो के देश, अमेरिका के देश और सभी आ जाएंगे और उनको मालूम है कहाँ कहाँ कितने एटम बम नीचे छुपे रखे हैं, सब उठाकर ले जाएंगे, ये अंगूठा ताकते रह जाएंगे। ठीक है श्रीवास्तव जी, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। अब जरा मंगोत्रा जी आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आज NSA बोर्ड की तश्कील हुई है, क्या ये इस वक्त जरूरी थी ये बोर्ड को तश्कील देना? देखिए गौर जी, ये ऐसी कार्रवाइयां हैं जो साथ साथ चलती रहती हैं। इसमें हमें इस चीज में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए ये होगा, आज उन्होंने किया है, कल दूसरा बोर्ड हो सकता है। कई मीटिंग, जैसा आपने पहला सवाल किया था कि मीटिंग्स होंगी, क्योंकि देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आर टू बी डिसाइडेड। जैसा अभी भूषण जी ने बताया उन्होंने कि कई फैक्टर्स हैं जिनको डिसाइड किया जाएगा, ये जरूरी है। ये छोटी मोटी मीटिंग, पर हमारा ध्यान इस वक्त आकर्षित जो इस तरफ नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान अभी, जैसा कि आप सवाल पूछ रहे हैं कि किस तरह से क्या होगा क्या नहीं होगा, देखिए अभी जैसे मैं कुछ सवाल और इनके ऐड करता हूँ कि आप देखिए कि ये अफवाहें निकल कर आ रही हैं, कहां तक ये सच है कहां तक नहीं है, कि इवन उनके JCOs, ऑफिसर्स और जवानों ने वहां पर रिजाइन कर दिया है। आर्मी के कई जवानों ने, ऑफिसर्स ने, और उन्होंने यहाँ तक कि कोर कमांडर्स ने लेटर भेज दिए हैं कि भाई मेरे जवानों ने इतना रिजाइन कर दिया, मैं क्या लड़ूंगा। ठीक है, तो इस ऐसे हालात में हमें, दूसरी बात जो आपका पहला मैं सवाल का जवाब देता हूँ कि मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान बहुत भारी गलती करेगा अगर वो अपने आप को कहता है कि मैं न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करूंगा, और अगर उसने हथियार, ये न्यूक्लियर का कोई कार्रवाई करी, वैसे भी जैसा कि वही है कि वो बम फ्यूज उसके खराब हो जाए, एक्सपायरी डेट हो चुकी है उसकी,
जैसा भी उन्होंने बताया है। तो एक्सपायरी डेट में वो कितना चलेंगे और कितना नहीं चलेंगे वो बात अलग है, पर अगर उन्होंने इस एक्सपायरी डेट के बमों को भी कुछ इस्तेमाल करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का वजूद जो है वो खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान दोनों बहुत दोनों भारी मेहमानों गलती का। करेगा ये। कर्नल साबिक कर्नल सतीश मंगोत्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राम श्रीवास्तव जो हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, फिलहाल 5 के 5 प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।